Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। नारीवाद और भारत में नारीवादी आंदोलनों और मुद्दों से संबंधित चर्चा की अपनी श्रृंखला में हमने अभी तक बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की है। हमने यह कोशिश की है कि नारीवाद से संबंधित सैद्धांतिक विमर्श के बारे में एक समझ अपने दर्शकों और श्रोताओं तक पहुंचा सकें। हमारी यह कोशिश रही है कि भारत में आज़ादी के आंदोलन के दौर में और आज़ादी के आंदोलन के दौर के बाद जो अलग अलग तरह के मुद्दे नारीवादी आंदोलन या महिलाओं के आंदोलन में उभर कर सामने आए, या राष्ट्रीय आंदोलन में या राष्ट्रीय आंदोलन के बाद आज़ादी के बाद के दौर में जिस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन ने या भारतीय राज्य ने महिलाओं के आंदोलन को देखा है, उसकी एक समझ हम आपके सामने प्रस्तुत कर पाएँ। आज की हमारी इस चर्चा का जो विषय है वह विधायिका में महिला आरक्षण से संबंधित है। विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर यानी कि संसद और विधानसभा। एक तरीके से कुछ राज्यों में हमारे देश में विधान परिषद भी है, तो उसको भी हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। लेकिन संसद में, राज्यसभा में किसी तरह का आरक्षण नहीं है और विधान परिषदों में भी आरक्षण को लागू करने की मांग नहीं हुई है। लेकिन पिछले कई दशकों से यह मांग भारत की राजनीति में एक प्रमुख मुद्दा बनी हुई है कि महिलाओं को संसद में विशेष रूप से यानी या खास तौर पर लोकसभा में और राज्य विधानसभा में आरक्षण दिया जाए। इसके अलग अलग पहलू क्या हैं? इसकी ऐतिहासिक यात्रा क्या है? क्या यह एक ऐसा विचार है जिसे लागू करके राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाया जा सकता है, या फिर यह एक ऐसा विचार है जिसके माध्यम से महिलाओं को मजबूत करने से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की बात कही गई है? क्या महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने मात्र से ही राजनीति में उनकी हिस्सेदारी, वास्तविक हिस्सेदारी हो पाएगी, या फिर इससे ज़्यादा बहुत कुछ करने की आवश्यकता है? आज की अपनी इस चर्चा में जो चर्चा की पूरी रूपरेखा है, उसमें सबसे पहले हमारा ध्यान भारत में महिला आरक्षण विधेयक की लंबी यात्रा पर होगा, और उसके बाद हम 1996 में जब यह विधेयक पहली बार पारित किया गया और इस संदर्भ में इसे एक समिति को दिया गया जिसे गीता मुखर्जी समिति कहा जाता है, उसके बारे में हम समझेंगे। और उसके बाद हमारी यह कोशिश होगी कि हम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण की स्थिति और उसके अनुभव के बारे में एक समझ बनाएं, और फिर हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के विविध पहलुओं का परीक्षण करेंगे, और आखिर में हम राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व और आरक्षण की आवश्यकता विषय पर एक समझ कायम करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको पंचायत और स्थानीय निकायों में जो महिलाओं को आरक्षण मिला है उसके बारे में, जो महिला आरक्षण का इतिहास है, उसकी चर्चा करते हुए एक सामान्य समझ दूंगा। लेकिन इस आरक्षण की विविध प्रावधान और इसके अनुभव के बारे में हम एक अलग उपविषय के रूप में इसी चर्चा में बातचीत करेंगे। हमें यह समझने की जरूरत है कि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो वहाँ पर हर किसी को एक समान मताधिकार प्राप्त होता है। लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि अगर हम लोकतंत्र के इतिहास में जाएं, आधुनिकता के बाद के दौर में या आधुनिक दौर में जब लोकतंत्र उभर कर सामने आया अलग अलग देशों में, ब्रिटेन में, अमेरिका में और कुछ अन्य देशों में भी, तो वहाँ पर लोकतंत्र की यात्रा के साथ ऐसा नहीं हुआ कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिल गया, बल्कि कई बार तो संपत्ति के अधिकार में भी शुरुआती दौर पर वोट के अधिकार दिए गए। यानी जिसके पास संपत्ति होती थी या संपत्ति रखने का अधिकार होता था, उसे ही वोट देने का अधिकार मिला। लेकिन धीरे धीरे करके लोकतंत्र के भीतर इस बात को स्वीकार किया गया कि महिलाओं को भी मताधिकार मिलना चाहिए। हमें यह भी याद रखने की जरूरत है, और इसकी हमने एक अलग लेक्चर में बहुत ही विस्तार से चर्चा की है कि जो महिलाओं को मताधिकार मिला पश्चिम में, वो ऐसा नहीं था कि स्वाभाविक रूप से मिल गया, बल्कि एक लंबा संघर्ष महिलाओं को करना पड़ा। सफ्रेज
या मताधिकार का अधिकार हासिल करने के लिए। एक सफ़्रेजिस्ट आंदोलन चला हर ख़ास तौर पे ब्रिटेन में और अमेरिका में भी काफ़ी लंबा संघर्ष रहा महिलाओं का मताधिकार हासिल करने का। कुल मिलाकर जो राजनीति का या लोकतांत्रिक राजनीति का क्षेत्र है, उसके भीतर महिलाएँ भी समान रूप से हिस्सेदार हैं। यह एक स्वाभाविक रूप से प्राप्त विचार नहीं रहा है, बल्कि इसमें काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है। हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन में जो महिलाओं की भूमिका है, उसके बारे में भी हमने एक अलग लेक्चर में विस्तार से चर्चा की है और उस भूमिका में धीरे-धीरे जो महिलाएँ सामने आईं, ख़ास तौर पे महात्मा गांधी के द्वारा संचालित आंदोलन में, उसने महिलाओं की स्थिति को राष्ट्रीय जीवन में मजबूती प्रदान की और पश्चिम में जो संघर्ष हो रहा था या जो संघर्ष हुआ था, उसके प्रभाव के कारण हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं में इस बात पर गहरी सहमति बन चुकी थी कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही अधिकार दिया जाएगा। यानी कि पुरुषों के समान उन्हें भी मताधिकार मिलेगा। पुरुषों की तरह वे भी जो संसदीय चुनाव हैं, उनमें हिस्सेदारी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह वे भी किसी भी पद को हासिल करने में समर्थ होंगी और ये सारे प्रावधान हमारे संविधान में आए भी। इसमें राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेतागण थे, उनकी भूमिका रही और उस दौर में जो नारीवादी संगठन बने, उन्होंने भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई और उन्होंने लगातार कोशिश की कि वे अंग्रेजों से संवाद के माध्यम से और उन पर दबाव डालकर इस बात को सुनिश्चित करें कि पुरुषों की तरह ही महिलाओं को भी अधिकार मिले। औपनिवेशिक दौर में कभी भी सार्वभौमिक मताधिकार को नहीं अपनाया गया, लेकिन उस दौर में धीरे-धीरे करके महिलाओं को संपत्ति के आधार पर ही सही पर हुई। तो समानता का जो पूरा अधिकार है और राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी करने, राजनीतिक पदों को हासिल करने के समान अधिकार की जो बात है, वह भारत के संविधान के लागू होने के साथ सभी महिलाओं को मिल गई और इसमें भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही और राष्ट्रीय आंदोलन पर पश्चिम में घट रही घटनाओं का सकारात्मक प्रभाव भी इसमें एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में मौजूद रहा। लेकिन ये जो पूरा का पूरा मताधिकार है, क्या उससे हम यह कह सकते हैं कि महिलाओं को समान अधिकार भी मिल गया? राजनीति क्या पुरुष प्रधान राजनीति नहीं रही और महिलाएं भी बहुत आसानी से राजनीतिक पदों को हासिल कर पाने में समर्थ हो पाई? क्या महिलाओं को उनकी आबादी में अनुपात जो उनका है तकरीबन 50% उसके आधार पर राजनीति में भी प्रतिनिधित्व मिला? तो ऐसा नहीं रहा। आज़ादी के बाद के दौर से लेकर अभी तक के इतिहास को हम देखें तो हम ये पाएंगे कि यह स्थिति बिल्कुल नहीं रही और इसी के कारण से यह मांग की जाती रही है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान हो। 18वीं लोकसभा के लिए कुल 74 महिला सदस्य यानी कि 13.62% महिलाएं जीतकर आई हैं, जो 2019 के 78 महिला सदस्यों के मुकाबले थोड़ी कम है। पहली लोकसभा में तकरीबन 5% महिलाएं ही चुनकर आई थीं और इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि हमारे देश के लोकतंत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, लेकिन अभी भी यह बहुत सारे देशों की तुलना में काफ़ी कम है। हाल के संयुक्त राष्ट्र महिला आंकड़ों के अनुसार रवांडा में 61%, क्यूबा में 53%, निकारागुआ में 52% महिला प्रतिनिधि हैं और महिला प्रतिनिधियों के मामले में बांग्लादेश और पाकिस्तान की स्थिति भी भारत से अच्छी है। बांग्लादेश में 21% और पाकिस्तान में 20% महिलाएं संसद का सदस्य हैं। तो इस लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है वह भारत की संसद और विधानसभा में अपर्याप्त रहा है। भारत में अगर हम महिला आरक्षण विधेयक की एक लंबी यात्रा पर विचार करें तो यह लंबी यात्रा इस अर्थ में मानी जाएगी कि बहुत सारे लोगों ने जब इस विचार को प्रस्तुत किया तो उसके बाद इसे लागू करने में, इसे कार्यान्वित करने में एक लंबा समय लग गया। कई तरह के मुद्दे सामने आए और इस चर्चा में हम उन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था कि भारत में महिलाओं के लिए राजनीतिक आरक्षण का मुद्दा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान नहीं उठा था। 1931 में जो प्रमुख महिला नेता थीं बेगम शाहनवाज और सरोजनी नायडू, उन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा और इसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया
कि भारतीय महिलाओं को भी राजनीतिक रूप से समान स्थिति मिलनी चाहिए। उन्होंने पत्र में लिखा था, किसी भी तरह के तरजीही व्यवहार की मांग करना भारतीय महिलाओं की राजनीतिक स्थिति की पूर्ण समानता की सार्वभौमिक मांग की अखंडता का उल्लंघन होगा। अगर ज़्यादा सामान्य शब्दों में कहें तो वो यह कह रही थी कि हम किसी भी तरह के कॉम्पेंसेटरी बिहेवियर या भरपाई वाले व्यवहार या विशेष व्यवहार की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारी एक सार्वभौमिक मांग है और सार्वभौमिक मांग यह है कि महिलाओं को पुरुषों की तरह ही राजनीतिक समानता मिलनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ हमें समझने की ज़रूरत है कि महिलाओं के भीतर या जो महिला नेत्रियां थीं, उनके भीतर एक खास समझ थी कि जो महिलाएं हैं वो अपने बूते पर आगे आएंगी और वो मांग जिस चीज़ की कर रही हैं वो यह नहीं है कि उन्हें आरक्षण दे दिया जाए कि अगर संसद में मिसाल के तौर पर 100 सीट है तो उनके लिए 33 सीटें आरक्षित कर दी जाएँ या 50 सीटें आरक्षित कर दी जाएँ या 10 सीटें आरक्षित कर दी जाएँ। वो ये मांग नहीं कर रही थी। उनकी मांग यह थी कि जैसे पुरुषों को मतदान देने का अधिकार है, वैसे ही महिलाओं को भी मतदान देने का अधिकार मिले। जैसे पुरुषों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, वही अधिकार महिलाओं को भी मिले। और इसी के तरह की समानता के आधार पर वो यह मानती थी कि वे राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित कर पाएंगी। संविधान सभा में भी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं बना और उस समय भी यह एक सामान्य समझ रही कि महिलाओं के लिए अलग तरीके से जो एक मांग है उनके प्रतिनिधित्व की यानी कि आरक्षण की, उस पर जोर देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय वहाँ पर भी महिलाओं को समान मताधिकार मिले, उनके चुनाव लड़ने पर किसी तरह की पाबंदी ना हो, इसी बात पर ध्यान दिया गया। आप सब इस बात को जानते होंगे कि हमारे देश के संविधान में इस बात का प्रावधान है कि अनुसूचित जातियों, जिन्हें सामान्य भाषा में दलित कहा जाता है, और अनुसूचित जनजातियों, जिन्हें आमतौर पर आदिवासी शब्द से पुकारा जाता है, इनके लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में है। इनकी जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा में इनके लिए सीटें आरक्षित की गई हैं और राज्य विधानसभाओं में भी उस राज्य विशेष में जो इन समुदायों की स्थिति है उसके हिसाब से इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन इनके भीतर भी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण हो, इसके बारे में कोई गंभीर चर्चा नहीं हुई, या हम कह सकते हैं कि एक तरीके से इसे स्वीकृत मुद्दा मान लिया गया कि महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की जरूरत नहीं है और खुद महिला नेत्रियां इस समय तक इसके खिलाफ थी और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही। और उस पूरी स्थिति में जो नेतागण थे उन्होंने कोशिश की कि वो एक पैट्रियार्कल फॉर्म में या पितृसत्तात्मक रूप से महिलाओं को प्रोत्साहन दें, उन्हें उनके राजनीति में आने को एक सामान्य घटना बनाएं। सरकार ने कोशिश की कि सरकार के भीतर जो मंत्रिपरिषद है उसके भीतर जो महिलाएं हैं वह भी मंत्रिपरिषद का हिस्सा रहें, लेकिन कभी भी वह समानता का स्तर नहीं मिल पाया जो कि हम कह सकते हैं कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा दे, इस लिहाज से कि जितने पुरुष हैं कम से कम उतने या उनसे थोड़ी कम ही महिलाएं हों। ऐसा कई बार लगा कि महिलाओं की जो पूरी की पूरी भागीदारी है वो एक टोकन के रूप में हो रही थी और यह बात सरकार जो गठित हुई अलग अलग राज्यों में उनके बारे में भी सच है। यह सच है कि कुछ राज्यों में महिला मुख्यमंत्री बनी और यह भी सच है कि हमारे देश में पहली महिला प्रधानमंत्री भी बन चुकी थी 60 के दशक के दूसरे भाग में। लेकिन इसके बावजूद आमतौर पर राजनीतिक स्तर पर महिलाएं जो थीं वो काफ़ी कम थीं और जो महिलाएं थीं वो काफ़ी संघर्ष करके और पढ़े लिखी महिलाओं के रूप में राजनीति में आई थीं। तो ये जो पूरी स्थिति है उस पर विचार करने के लिए, सिर्फ यही स्थिति नहीं बल्कि अन्य कई तरह की जो महिलाओं की प्रगति के मसले हैं उन पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, जिसने 1975 में अपनी रिपोर्ट दी जिसे टुवर्ड्स इक्वालिटी के नाम से जाना जाता है। इसमें हर क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति का विवरण दिया गया था। इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की भी बात थी।
एक तरीके से आरक्षण की चर्चा ज़रूर की गई। हालाँकि अधिकांश जो इसके सदस्य थीं वे अभी भी यह चाहती थीं कि जो महिलाएँ हैं उन्हें आरक्षण की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि वे अपने बलबूते पर राजनीति में आएँ। तो एक तरीके से आरक्षण को या विशेष तरजीह को थोड़े नकारात्मक तरीके से देखने की जो प्रवृत्ति स्वतंत्रता पहले की महिला नेताओं में थी, वह अभी भी जारी रही। और उसके बाद धीरे-धीरे एक जो बदलाव की शुरुआत है, वह हुई और केंद्र के स्तर पर यह बदलाव राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में दिखा, जहाँ पर 1980 के दशक के आखिर में अपने शासन के आखिरी दौर में उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव करवाने का फैसला किया, उसे संवैधानिक दर्जा देने का फैसला किया और उसमें उन्होंने महिलाओं के लिए तिहाई सीटों 1/3 सीटों को आरक्षित करने की वकालत की। लेकिन जो राज्य विधानसभाएँ थीं उन्होंने इसका विरोध किया क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था इससे उनकी शक्तियों में कमी आएगी। मतलब उनका विरोध पंचायती राज की पूरी प्रक्रिया से था। और यह चीज़ समझने की ज़रूरत है क्योंकि आज के दौर में हमें पंचायती राज एक बहुत ही सामान्य सी घटना के रूप में दिखती है क्योंकि उसके चुनाव होते हैं और ऐसा इसलिए होता है कि उसे एक संवैधानिक दर्जा मिल चुका है। लेकिन जब राजीव गांधी की सरकार ने इसे लागू करने का प्रयास किया, तो आरंभिक दौर में इसका विरोध हुआ और यह एक क्रांतिकारी कदम माना जाना चाहिए क्योंकि इसने पूरी की पूरी जो शासन की व्यवस्था थी उसमें एक तीसरे स्तर का गठन किया पंचायती राज या नगर पालिकाओं के रूप में। तो राजीव गांधी की सरकार इसे पारित करने में सफल नहीं हो पाई, लेकिन जब राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने इस विषय को पूरी तरीके से नकारा नहीं, लेकिन वो भी इस दिशा में प्रयास नहीं कर पाए। चंद्रशेखर बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे। तो फिर जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी 1991 के मध्यावधि चुनावों के बाद, तो उसने 72वें और 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों के गठन को संवैधानिक रूप से मान्यता दिलाई और इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण का भी प्रावधान किया गया। और इसमें इस बात ने और या इस मांग ने जोर पकड़ा कि लोकसभा और राज्यसभा में भी महिलाओं के लिए 33% सीटों को आरक्षित किया जाना चाहिए। कांग्रेस, भाजपा और वाम दलों ने इसके प्रति अपनी वचनबद्धता व्यक्त की। यहाँ हमें यह ध्यान रखना है कि यह एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया। यह माना जाता है भारत में कि धीरे-धीरे करके महिलाएं अब एक अलग वोट देने वाले समूह के रूप में बनती जा रही हैं। भारत में कई ऐसे नेता हैं मौजूदा समय में जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उनके राजनीतिक प्रभाव का कारण यह भी है कि चुनावों के समय जो महिला मतदाता हैं वो उन्हें प्राथमिकता देती हैं। लेकिन जब आरंभिक रूप में इस तरह की मांगे हो रही थी, तो उस समय ऐसा नहीं था कि महिलाओं ने या महिला संगठनों ने बहुत बड़ी राजनीतिक गोलबंदी खड़ी कर दी हो इस महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में, बल्कि यह एक मांग थी और इस मांग को काफ़ी सारे महिला संगठनों ने आगे बढ़ाया और जो राजनीतिक दल थे उन्होंने भी इसके प्रति अपनी वचनबद्धता व्यक्त की। और पहली बार एच डी देवेगौड़ा जब प्रधानमंत्री थे, तब 12 सितंबर 1996 को इसे पेश करने की कोशिश की गई और सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। इसके तुरंत बाद देवेगौड़ा सरकार अल्पमत में आ गई और देवेगौड़ा सरकार को समर्थन दे रहे मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद महिला आरक्षण के विरोध में थे। अब यहाँ हम थोड़ा-सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि जो मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव थे, उन्होंने महिला आरक्षण का किस लिए विरोध किया? उनका तर्क यह था कि 2 स्तरों पर उन्होंने तर्क दिया। एक तो उन्होंने ये कहा कि 33% बहुत ही ज़्यादा आरक्षण है, आपको 15 या 20% से शुरुआत करना चाहिए। और दूसरा उन्होंने यह कहा कि असल में इससे जो स्त्रियां हैं वो उच्च जाति की ही ज़्यादा आगे आएंगी। तो एक तरीके से उनकी मांग थी कि इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए सब कोटा बनाया जाए। आगे उनकी मांग के कारण या उनके विरोध के कारण ही हम देखेंगे कि कई बार महिला आरक्षण विधेयक आगे नहीं बढ़ पाया या उसे लागू करने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन जब 1996 में इसे पेश किया गया था तो इसे गीता मुखर्जी समिति को दे दिया गया था। यह एक संसद की प्रवर समिति थी और इस समिति में लोकसभा के 21 सदस्य थे और
इसमें राज्यसभा के 10 सदस्य थे। इस पैनल ने कहा कि महिलाओं के लिए सीटें के भीतर एससी और एसटी कोटा होना चाहिए, उनके लिए सीटें आरक्षित की जानी चाहिए। लेकिन ओबीसी महिलाओं हेतु ऐसा कोई लाभ नहीं था, क्योंकि ओबीसी आरक्षण का प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में। जैसे मैंने पहले बताया कि संविधान के भीतर एससी और एसटी के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान है कि लोकसभा में और राज्य विधानसभा में उनके लिए सीटें आरक्षित होंगी। लेकिन ओबीसी या अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। गीता मुखर्जी समिति ने यह सिफारिश की कि सरकार उचित समय पर ओबीसी के लिए भी आरक्षण बढ़ाने पर विचार करे, ताकि ओबीसी की महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ मिल सके। जून 1997 में फिर इसे विधेयक को पारित करने का प्रयास हुआ और उस समय शरद यादव ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा था कि परकटी महिलाएं हमारी महिलाओं के बारे में क्या समझेंगी और वो क्या सोचेंगी। उनकी इस बयान की काफ़ी तीखी आलोचना हुई और यह माना गया कि यह एक सेक्सिस्ट बयान है। लेकिन अगर हम जैसे मैंने शुरुआती दौर में कहा, जब मैं इनके विरोध की बात कर रहा था, थोड़ी गहराई में जाकर देखें तो हम यह कह सकते हैं कि वो एक बहुत ही गहरे बिंदु को सामने लाने की कोशिश कर रहे थे और एक तरीके का डर भी था जो समाजवादी पृष्ठभूमि या ओबीसी पृष्ठभूमि से आने वाले नेता थे। अगर हम भारतीय राजनीति पर विचार करें तो आमतौर पर संसद में उच्च जातियों के नेताओं की बहुलता रही है। जब जब सोशलिस्ट पार्टियां शासन में आईं तब तब ओबीसी जातियों के सांसद संसद में ज़्यादा बढ़े। 1977 के चुनावों के बाद ऐसा हुआ और फिर 1989 के बाद भी ऐसा हुआ। उसके बाद मंडल कमीशन की सिफारिशों के लागू होने के बाद देश के अलग अलग भागों में और विशेष रूप से उत्तरी भारत में पिछड़ी जातियों में गोलबंदी हुई। ऐसा उत्तर प्रदेश में हुआ और बिहार में हुआ। इससे इन राज्यों में ओबीसी जातियों के प्रतिनिधि ज़्यादा संख्या में आने लगे। तो ये जो नेतागण थे उन्हें यह डर था कि अगर महिला आरक्षण लागू हो जाता है, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लागू कर दिया जाता है, तो इसका खामियाजा जो पिछड़ी जाति से आने वाले नेता हैं उन्हें भुगतना पड़ेगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई सीट जो अभी एक अनारक्षित सीट है और वहां से कोई ओबीसी सांसद जीत कर आया है, तो उस सीट पर को जब रिजर्व कर दिया जाएगा तो वहां से सिर्फ महिलाएं चुनाव लड़ेंगी और जब सिर्फ महिलाएं चुनाव लड़ेंगी तो जिस तरीके से समाज में स्थिति है उसके हिसाब से जो उच्च जाति तथाकथित उच्च जाति की जो महिलाएं हैं उन्हें ज़्यादा वरीयता मिलेगी। तो उनका डर यह था कि यह एक तरीके से ओबीसी का जो उदय हुआ है राजनीति में उसको नुकसान पहुंचाने की एक साजिश भी है, ताकि पहले ओबीसी नेताओं की बजाय उच्च जाति के या तथाकथित उच्च जाति के पुरुष नेताओं या अग्रणी जाति के पुरुष नेताओं का वर्चस्व रहा और अब वो उस वर्चस्व को अपने पत्नियों या अपने स्पाउसेस के द्वारा स्थापित करना चाहते हैं। तो एक बड़ा तर्क इसके पीछे या एक बड़ा डर इसके पीछे था कि जो भी राजनीतिक बदलाव हुआ है समाज की पिछड़ी जातियों के पक्ष में, उसको उलटने का काम महिला आरक्षण विधेयक के द्वारा किया जा रहा है। यह सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता कि शरद यादव के इस डर में कितना यथार्थ था, लेकिन निश्चित रूप से यह बात जरूर है कि बहुत सारी ऐसे नारीवादी चिंतक थीं उस समय जिन्होंने और अभी भी जो इस बात का समर्थन करती हैं कि महिला आरक्षण के भीतर ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। हालांकि यह एक लंबी प्रक्रिया भी हो सकती है क्योंकि फिर बहुत तरह की मांगे और भी आ सकती हैं अलग अलग समूहों के द्वारा, लेकिन निश्चित रूप से अगर हम और मामलों में आरक्षण दे रहे हैं तो जो महिला आरक्षण है उसके भीतर भी एक सब कोटा की बात की जा सकती है। ऐसा तर्क निवेदिता मेनन ने दिया। लेकिन बहुत सारे दूसरे जो विचारक थे या जिन्होंने इस पूरे घटना को ध्यान से देखा, उस पर टिप्पणियां लिखी, उनका यह मानना था कि शरद यादव हों या महिला आरक्षण का विरोध करने वाले दूसरे नेतागण हों, वो असल में एक तरीके के डर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे अपने विरोध के माध्यम से, क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि अगर महिला आरक्षण विधेयक पारित हो गया तो इसके पारित हो जाने से बहुत सारी सीटें जो हैं वो महिला सीटों में तब्दील हो जाएंगी। इसके कारण से जो पुरुष सांसदों का प्रभुत्व है या उनकी जो राजनीतिक जिंदगी आगे बढ़ रही है अलग अलग सीटों पर,
उन सीटों से वो हाथ धो बैठेंगे और उनकी राजनीतिक जीवन पर भी विराम लग सकता है। तो यह माना गया कि दरअसल यह पुरुषवादी मानसिकता है, जिसके कारण से बहुत सारे जो सांसदगण हैं वह महिला आरक्षण विधेयक का विरोध कर रहे हैं। बहरहाल कोशिश लगातार की जाती रही कि महिला आरक्षण विधेयक पारित हो जाए, क्योंकि लोगों को यह लगता था कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कि उन्हें समर्थन देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता था, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए को ऐसा लगता था। 1998 में 12वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए की सरकार आई। इसके कानून मंत्री थे एन थंबीदुरई। उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक को पेश करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। कोशिश में सफलता नहीं मिलने का एक बड़ा कारण यह था कि जब भी इस कानून को पेश करने की कोशिश की जाती थी, संसद में बहुत जोरदार हंगामा होता था और संसद को स्थगित करना पड़ता था। एनडीए सरकार ने 13वीं लोकसभा में 1999 में दोबारा महिला आरक्षण बिल को संसद में पेश करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिली। यूपीए सरकार ने 2008 में इस विधेयक को 108वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में राज्यसभा में पेश किया। वहां यह विधेयक 9 मार्च 2010 को पारित हो गया और उस पे कई सारी महिला सांसदों ने काफी प्रसन्नता भी व्यक्त की। और जब यह विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी, वामपंथी दल यानी कि सीपीआई और सीपीआईएम और जनता दल यूनाइटेड ने इसका समर्थन किया था। यूपीए सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया। इसका कारण यह माना गया कि इस विधेयक के विरोध में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल शामिल थे, यानी कि लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव के दल, और ये दोनों दल यूपीए का हिस्सा थे। खास तौर पे राष्ट्रीय जनता दल यूपी की सरकार में भी सम्मिलित थी। यह माना गया कि अगर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा महिला आरक्षण विधेयक पर, तो ये लोग अपना समर्थन भी वापस ले सकते हैं, इससे सरकार गिर सकती है। हमें हमेशा ही यह याद रखना है कि इन लोगों ने अपने विरोध के संदर्भ में अपने पुराने तर्कों को ही दोहराया। उनका यह कहना था कि हम महिला आरक्षण विधेयक के से सैद्धांतिक रूप से असहमत नहीं हैं, लेकिन हमारा यह कहना है कि इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए एक उपकोटा होना चाहिए। उस तरह के उपकोटा के बगैर इस तरह का जब यह विधेयक लागू होगा, कानून बनेगा, तो यह सिर्फ और सिर्फ जो पिछड़ी जाति की महिलाएं हैं या जो पिछड़ी जातियां हैं, उनको नुकसान की स्थिति में डालेगा। और कांग्रेस को यह डर था कि अगर उसने बिल को लोकसभा में पेश किया तो उसकी सरकार खतरे में पड़ जाएगी। साल 2008 में इस बिल को कानून और न्याय संबंधी अस्थायी समिति को भेज दिया गया। इसके 2 सदस्य वीरेंद्र भाटिया और शैलेंद्र कुमार समाजवादी पार्टी के थे। इन लोगों ने कहा कि वे महिला आरक्षण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से बिल का मसौदा तैयार किया गया, वे उससे सहमत नहीं हैं। इन दोनों सदस्यों की सिफारिश थी कि हर राजनीतिक दल अपने 20% टिकट महिलाओं को दे और महिला आरक्षण 20% से अधिक ना हो। और साल 2014 में लोकसभा भंग होने के बाद यह विधेयक अपने आप खत्म हो गया। तो अगर हम 2014 तक की इसकी यात्रा को देखें, तो हम यह कह सकते हैं कि असल में सारे पहलू एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। सैद्धांतिक स्तर पर चूंकि यह बात ऐसी थी कि इसका विरोध करने का कोई मतलब नहीं था और जो दलों के नेतृत्व थे वो इसका विरोध करके जनता के सामने बुरा नहीं दिखना चाहते थे, तो सैद्धांतिक स्तर पर अधिकांश प्रमुख दलों ने इसका समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया, कांग्रेस ने इसका समर्थन किया और वाम दलों ने भी इसका समर्थन किया। लेकिन उनके द्वारा इस समर्थन में थोड़ी गड़बड़ी भी दिखती है, यानी कि वो इस मुद्दे को ऐसा नहीं मानते थे कि सरकार रहे या जाए वे इसे पारित करा कर रहेंगे। आम सहमति बनाने के नाम पर इस विधेयक को उलझाए रखा गया। हम यह भी कह सकते हैं कि एक डर सभी दलों को था कि अगर वो सब कोटा जो ओबीसी के लिए मांग की जा रही है, अगर उसको लागू नहीं करते हैं तो यह हो सकता है कि इन समूहों के भीतर उनके समर्थन में कमी आ जाए। लेकिन अगर यह विधेयक कांग्रेस, वाम दल और भाजपा की आम सहमति के बगैर पारित नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि असल में इसके बारे में गंभीरता की थोड़ी कमी थी और एक डर था इन सभी दलों में कि उसके बाद राजनीति की स्थिति कैसी होगी, उन्हें यह अंदाजा नहीं था। तो इसलिए सैद्धांतिक रूप से वो इसका समर्थन करते रहे और
एक स्तर पर उन्होंने इसे पारित करने के लिए पूरा दम भी नहीं लगाया। दूसरा, जो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल थे, एक स्तर पर उनका तर्क वैध था और दूसरे स्तर पर उन्होंने अपने इस तर्क को एक ज़मीनी स्तर पर लागू करने की कोशिश नहीं की। यानी कि उन्होंने खुद ऐसी कोशिश नहीं की कि वे अपने पार्टी में ही जितने टिकट देते हैं, उतने टिकट महिलाओं को दें और उसमें ओबीसी महिलाओं को प्राथमिकता दें। कुछ चुनिंदा टिकटें ही महिला उम्मीदवारों को दी गई। यह बात भारतीय जनता पार्टी, वाम दलों और कांग्रेस के बारे में भी सच है कि किसी दल ने यह कोशिश नहीं की कि महिलाओं को भी पर्याप्त संख्या में 20% या आदर्श रूप तो 50%, लेकिन 33% जितने आरक्षण की मांग की जा रही थी उतनी सीटें दी जाएं। और इसके कारण से ये जो महिला विधेयक है उसके बारे में, महिला आरक्षण विधेयक, उसके बारे में कहा जा सकता है कि जो दल समर्थन कर रहे थे वो भी इसे लेकर गंभीर नहीं थे, जो विरोधी थे वो भी इसे लेकर गंभीर नहीं थे कि ये वो जिस तरीके से संशोधन की बात कर रहे हैं वह उसे जमली आमा पहनाकर अपनी पार्टी के स्तर पर दिखाएं। कुल मिलाकर महिला आरक्षण का विधेयक एक ऐसा कानून बन गया जिसकी बातें मोटे तौर पर होती रहीं, पर ऐसा लगता है कि उसको लेकर राजनीतिक हालात या राजनीतिक जो मंच था उस पर लोगों में सहमति थी कि इसे पारित करने से बहुत सारी चीज़ें अनिश्चित हो जाएंगी। और ये जो आलोचना है वो काफ़ी हद तक वर्तमान समय तक भी आती है। मैं इस पहलू पर विचार करूंगा, लेकिन उसके पहले हम जो स्थानीय निकाय हैं वहाँ पर जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया उसके अनुभवों पर बहुत ही संक्षेप में विचार करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम इस बात पर विचार करते हैं कि पंचायतों और शहरी स्थानीय निकाय में महिला आरक्षण की स्थिति क्या रही। इसके इतिहास के बारे में बहुत ही संक्षेप में मैंने पीछे उल्लेख किया था। हमें यह याद रखने की ज़रूरत है कि सबसे पहले वर्ष 1985 में कर्नाटक राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए उप कोटा के साथ मंडल प्रजा परिषदों में महिलाओं हेतु 25% आरक्षण लागू किया। ऐसा करने वाला वह पहला राज्य बन गया। वर्ष 1987 में तत्कालीन संयुक्त आंध्र प्रदेश ने ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 9% आरक्षण लागू किया। वर्ष 1991 में ओडिशा ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रावधान थे, लेकिन इस समय तक जो स्थानीय निकाय थे उनकी व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता नहीं प्राप्त हुई थी। वर्ष 1992 के संवैधानिक संशोधन ने इस आरक्षण को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 33% उपकोटा निर्धारित किया। लेकिन 73वां और 74वां जो संशोधन हुआ उसमें यह प्रावधान किया गया कि इसके बाद जो स्थानीय निकाय होंगे उसमें महिलाओं के लिए जो 1/3 सीटें होंगी वो आरक्षित होंगी। पंचायत स्थानीय सरकार होने के नाते राज्य का विषय है और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची को राज्य सूची का हिस्सा माना जाता है। संविधान का अनुच्छेद 243 डी प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा पूर्ण की जाने वाली सीटों की कुल संख्या और पंचायतों के अध्यक्षों के कार्यालयों की संख्या में से महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण अनिवार्य करके PRI यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके कई राज्यों ने अपने यहाँ आरक्षण की सीमाओं को बढ़ाया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2021 तक कम से कम 18 राज्यों में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या पंचायती राज संस्थाएं थीं वहाँ पर महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रतिशत 50% से अधिक था। ये राज्य हैं उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, केरल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मणिपुर, तेलंगाना, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। गुजरात और केरल सहित इन 18 राज्यों ने PRI में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण हेतु कानूनी प्रावधान भी किए हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों का उच्चतम अनुपात उत्तराखंड में है तकरीबन 56% और न्यूनतम उत्तर प्रदेश में है 33.34%, लेकिन यहाँ भी 33% से ऊपर है और भारत में यह कुल 45.61% है। वर्ष 2006 में बिहार में 50% आरक्षण बढ़ाने का सबसे पहले फैसला किया गया और उसके बाद
सिक्किम ने आरक्षण को बढ़ाया। अब इस संदर्भ में ओबीसी का मुद्दा स्थानीय स्तर की संस्थाओं में भी सामने आया और निश्चित रूप से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि हमारा संविधान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है, पर वह ओबीसी के लिए इस तरह का कोई प्रावधान नहीं करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कई राज्य सरकारों ने उन्हें स्थानीय निकायों में भी प्रतिनिधित्व दिया है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह तर्क दिया है या यह फैसला दिया है कि समग्र आरक्षण 50% तक ही होना चाहिए। इसके कारण ओबीसी का जो आरक्षण है वो 27% तक ही सीमित होता है। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 पर विचार करने से पहले ये जो पूरा अनुभव है उस पर भी बात करने की आवश्यकता है कि स्थानीय स्तर पर जो महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया उसका अनुभव क्या रहा। कई बार यह तर्क दिया जाता है कि इसका सकारात्मक प्रभाव रहा, क्योंकि एक बड़ी संख्या में महिलाएं स्थानीय स्तर पर सक्रिय हुईं, यानी कि उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव के दौरान वो नामांकन भरी, चुनाव प्रचार करने गईं, जब चुनाव जीत कर आईं तो उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को संभाला और एक तरीके से उनकी सिर्फ राजनीतिक हिस्सेदारी ही नहीं हुई बल्कि राजनीतिक ट्रेनिंग होने के साथ साथ वे एक मजबूत नेतृत्वकर्ता के रूप में भी उभर कर सामने आए। आलोचना एक हद तक की गई इसकी, और उस आलोचना का सबसे बड़ा आधार था कि पुरुषों ने बहुत सारे क्षेत्रों में अपनी पत्नियों को आगे कर इन संस्थाओं पर अपना नियंत्रण पहले की भांति ही कायम रखा। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने पंचायत वेब सीरीज भी देखी होगी और उसमें जो मुखिया पति का जो एक पूरा टर्म आता है, यानी कि जो सरपंच या जो मुखिया होते हैं वो पुरुष ही काम कर रहे होते हैं, जबकि चुनाव जो है उनकी पत्नी लड़ती हैं। इस तरह की परिघटनाएं देश के तमाम भागों में उभर कर सामने आईं। अभी भी ये चीज़ें जारी हैं। ये स्थिति यहाँ तक है कि बिहार या उत्तर प्रदेश में जब पंचायतों को चुनाव हो रहे होते हैं तो जो मुखिया पति या सरपंच पति जो होते हैं उनका भी पोस्टर, बड़ा सा पोस्टर अपनी पत्नी के चुनाव प्रचार के लिए जो बैनर बनता है उस पर लगा होता है और उसमें लिखा होता है सरपंच पति या मुखिया पति। एक तरीके से यह दिखाता है कि जो मतदाता है वह भी यह समझ कर रखें कि जो चुनाव लड़ रहे हैं असल में वह महिला उम्मीदवार के पति ही हैं। तो इस लिहाज से यह कहा गया कि एक तरह से यह सिर्फ टोकन वाला प्रतिनिधित्व रहा है महिलाओं के लिए। हालांकि ऐसा कहना पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि समय के साथ महिलाओं ने अपनी भागीदारी या जिसे हम कहते हैं असर्शन, अपनी अधिकारों की दावेदारी को बढ़ाया है। कई सारे क्षेत्रों में शुरुआती दौर में ऐसी महिला प्रतिनिधि उभर कर सामने आई जो अपने परिवार या अपने पति के नियंत्रण में थी और धीरे धीरे उन्होंने खुद को इससे बाहर निकालने का सफल प्रयास किया। कई ऐसे क्षेत्र रहे जहां पर धीरे धीरे जो पढ़ी लिखी लड़कियां थीं उन्होंने राजनीति में रुचि दिखाई और वो बिल्कुल ही स्वतंत्र रूप से राजनीति में सक्रिय हुई। अगर उनके साथ उनके पुरुष पारिवारिक सदस्य जुड़े भी तो वो सहायक के रूप में ज़्यादा रहे। ऐसा नहीं रहा कि पूरे फैसले पर उन पुरुष सदस्यों की ही छाप रहती है। तो इस लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि पुरुषों के द्वारा महिलाओं को परोक्ष रूप से नियंत्रण करने की जो प्रवृत्ति है वह पंचायती राज व्यवस्था के लागू होने के आरंभिक दौर में ज़्यादा मजबूती से सामने आई और कई क्षेत्रों में सामने आई। और हम यह नहीं कह सकते कि यह प्रवृत्ति पूरी तरीके से खत्म हो गई है, लेकिन इसके बावजूद यह नहीं कहा जा सकता है कि महिलाओं को मिले आरक्षण से सिर्फ उनकी संख्या में ही बढ़ोतरी हुई है। हालांकि यह भी याद रखने की जरूरत है कि संख्या में बढ़ोतरी होना भी अपने आप में क्रांतिकारी बदलाव है कि राजनीति में महिलाएं आ गई हैं। अब वो कितनी प्रभावी हैं इस संदर्भ में हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि धीरे धीरे करके उनकी राजनीतिक सक्रियता में वृद्धि हुई है और वो अपने पुरुष साथी या जो पति के रूप में हो सकते हैं या पिता के रूप में हो सकते हैं उनकी छाया से बाहर निकलकर काम करना आरंभ कर रही हैं। तो इस लिहाज से इसे हम एक सकारात्मक बदलाव के रूप में देख सकते हैं। हालांकि अन्य कई ऐसे मसले हैं जो कि पंचायती राज के काम काज से जुड़े हुए हैं और वो मसले
अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई दलित जाति की महिला है तो उसे स्थानीय स्तर पर किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, या कोई निम्न ओबीसी जाति की महिला है, या कोई आदिवासी महिला है तो उसके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं, इन सभी पहलुओं से जुड़ा हुआ है और वो एक गहरे अध्ययन की मांग करता है। कुल मिलाकर हमें यह याद रखने की ज़रूरत है कि जो ज़मीनी स्तर की राजनीति है, उसमें अपने स्तर की कई तरह की जटिलताएँ हैं और उसमें जो महिला प्रतिनिधि चुनकर आई हैं, उन्होंने धीरे-धीरे करके अपने आप को उन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि एक पूरी तरीके से आदर्श स्थिति है, जहाँ पर वो पूरी तरह से स्वतंत्र होकर अपने फैसले ले रही हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने अपनी स्थिति को लगातार बेहतर किया है। इस लिहाज से स्थानीय स्तर पर जो आरक्षण का प्रावधान है, उसे एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है और अब यह माना जाने लगा है कि यह भारतीय लोकतंत्र को गहराई देने वाला एक सकारात्मक परिवर्तन ही था। अब हम अगर फिर से महिला आरक्षण जो लोकसभा और विधानसभा में होना चाहिए, उसकी संदर्भ में अपने विमर्श पर वापस आते हैं, तो उस संदर्भ में हमें हमारे सामने नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक मील के पत्थर के रूप में मिलता है। क्योंकि यह लोकसभा, राज्यसभा के द्वारा पारित हो चुका कानून है और राष्ट्रपति ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है। इस लिहाज से यह महिला आरक्षण को संवैधानिक मान्यता देता है। तो यह जो कानून है वो क्या कहता है? क्या यह पहले से चली आ रही बहस के रूप में ही एक फाइनल या अंतिम दस्तावेज के रूप में हमारे सामने आता है, या इसमें कुछ खास बदलाव किया गया है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को 20 सितंबर 2023 को लोकसभा ने और 454 मतों से पारित किया। सिर्फ 2 लोगों ने इसका विरोध किया और राज्यसभा ने 21 सितंबर 2023 को विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया और 214 मत इसके पक्ष में हुए और किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। यहाँ एक रोचक तथ्य का उल्लेख करना जरूरी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रावधानों पर जाने से पहले यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से उपकोटा की व्यवस्था नहीं है। लेकिन इस विधेयक का जो विरोध पहले होता रहा है ओबीसी नेताओं के द्वारा, वह इस बार काफ़ी हल्का रहा या फिर उन्होंने एक तरीके की खामोशी ही ओढ़ ली। तो यह इस बात को दिखाता है कि जो बहुमत के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने फैसला लिया, उसके विरोध में बहुत सारे समूह उभरकर सामने नहीं आए। इसका एक बड़ा कारण यह भी है या हो सकता है कि पिछले दशकों में महिलाएं जो हैं वो एक अलग वोट समूह के रूप में उभरी हैं और यह माना जाने लगा है कि बहुत सारे चुनावों में जो महिलाएं हैं वो किसी एक खास नेता को समर्थन देकर उसकी स्थिति को मजबूत करती हैं। और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस कानून को पारित करवाने का फैसला किया था। लेकिन चूंकि अब महिलाएं ज़्यादा जागरूक हो चुकी हैं, इसलिए कोई भी दल बहुत ही खुले रूप में महिला आरक्षण का विरोध करते हुए नहीं दिखना चाहता था। हालांकि बात कही गई अभी भी कि ओबीसी महिलाओं के लिए उपकोटा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना इस कानून को कमजोर करता है, लेकिन किसी भी दल या किसी भी नेता ने संसद में हंगामा करके या विधेयक को फाड़ के इस कानून को रोकने की कोशिश नहीं की। ये सारी कोशिशें पहले हो चुकी थी, तो ये एक स्थिति में बदलाव को भी दिखाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 सितंबर 2023 को इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया और उसी दिन राजपत्र अधिसूचना भी प्रकाशित हो गई। इससे स्पष्ट हो गया कि आरक्षण अगले परिसीमन के तुरंत बाद लागू हो जाएगा। हालांकि इसमें थोड़ी सी भ्रम की भी स्थिति है कि ये परिसीमन के बाद 29 में लागू होगा या उसके बाद कब लागू होगा। तो एक अभी अस्पष्टता है जिसके बारे में हम आगे और विस्तार से बात करेंगे। बहरहाल इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान है। यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। यानी कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो आरक्षित सीटें हैं उसमें भी महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। इस विधेयक के लागू होने के बाद आयोजित जनगणना के प्रकाशन के बाद यह आरक्षण प्रभावी होगा।
जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने हेतु परिसीमन किया जाएगा। आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए होगा और उसके बाद प्रत्येक परिसीमन में जो आवंटित सीटें हैं उनका एक तरीके से रोटेशन किया जाएगा और उसके लिए रोटेशन के आधार पर 1/3 सीटें आरक्षित होंगी। रोटेशन का मतलब यह है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक खास निर्वाचन क्षेत्र, मिसाल के तौर पर नई दिल्ली या मिसाल के तौर पर लखनऊ या मिसाल के तौर पर बनारस, एक बार अगर महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हो गया तो ये अनंत काल तक चलता रहेगा, बल्कि इसमें एक रोटेशन होगा, अलग-अलग सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। और इसके अलावा इसमें यह कहा गया है कि यह हर राज्य में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी और वहाँ भी एससी और एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का लाभ मिलेगा। और इसके अलावा जो विधानसभाएँ हैं उसमें जो दिल्ली का है या केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ भी यह चीज़ लागू होगी। और इसमें जो पूरा का पूरा यह जो कानून है उसके बारे में परिसीमन को और जनगणना को एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में लागू किया गया। परिसीमन के बाद आरक्षण लागू होने का अर्थ यह है कि जो कोविड हुआ हमारे देश में उसके बाद जनगणना नहीं हो पाई। अब जनगणना जब होगी उसके बाद ही इस परिसीमन किया जाएगा और परिसीमन के बाद ही आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। परिसीमन का अर्थ क्या है? परिसीमन का अर्थ है कि जो जनसंख्या है हमारे देश की 2011 की तुलना में वह कितनी बढ़ी है और इस स्थिति में जब जनसंख्या की वृद्धि हुई है, जब यह पता चल जाएगा तो फिर यह कोशिश की जाएगी कि सीटों को भी उसी अनुपात में बढ़ाया जाए ताकि लोगों को अपने प्रतिनिधि सही रूप में मिल सके। कुछ लोगों ने यह उम्मीद जताई है कि लोकसभा में जो अभी 543 सीटें हैं उसमें 210 सीटें और बढ़ जाएंगी और कुल 753 सीटें लोकसभा की हो जाएंगी और उसके बाद यह आरक्षण दिया जाएगा। तो एक लिहाज से यह कानून का पारित हो जाना अपने आप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है और ऐतिहासिक कदम है, लेकिन इसकी आलोचना कई स्तरों पर की गई। पहली आलोचना तो निश्चित रूप से जो ओबीसी महिलाएं हैं उनके लिए उप कोटा निर्धारित ना करने के रूप में सामने आई, क्योंकि यह उप कोटा लागू करना इस आरक्षण को और ज़्यादा प्रभावी बना देता। हालांकि बहुत सारे लोग यह तर्क देते हैं कि अगर एक बार यह कानूनी रूप में आरक्षण लागू हो गया है कि 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और उसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उप कोटा है, तो ओबीसी को जो कानूनी रूप से अधिकार नहीं दिया गया है वह अधिकार राजनीतिक दल स्वैच्छिक रूप से दे सकते हैं। वे यह तय कर सकते हैं कि वे एक निश्चित संख्या में ओबीसी महिलाओं को टिकट देंगे और जिन लोगों का यह कहना है कि इसके लिए एक अलग तरह की प्रक्रिया और संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी कि ओबीसी को भी संवैधानिक रूप से महिला आरक्षण के में एक उपकोटा दिया जाए। तो इसका एक समाधान स्वैच्छिक रूप से दिखता है, लेकिन यह आलोचना अभी भी जारी है कि आखिर संवैधानिक रूप से यह व्यवस्था क्यों नहीं की गई। दूसरी जो आलोचना है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता था कि वर्तमान समय से ही इस आरक्षण को लागू कर दिया जाता। और यह जो एक परिघटना है कि इसे भविष्य के लिए टाल दिया गया है और भविष्य के लिए कहने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि 29 में हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं कि 34 में हो सकता है और कुछ कहते हैं कि 39 में जाकर यानी 2039 में जाकर वास्तविक अर्थों में लागू होगा। तो चूंकि ये भविष्य में है तो भविष्य में इसकी नियति क्या होगी या किस वर्ष से लागू होगा यह इस कानून में उल्लेखित नहीं है। परिसीमन की बात कही गई है, जनगणना की बात कही गई है। तो आलोचना जो इस संदर्भ में है, बहुत प्रभावी आलोचना, वो यही है कि एक बार फिर से जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने यह दिखाया कि वे महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है, लेकिन इस आरक्षण के यानी कि महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षण मिलने से पुरुषों की राजनीति पर जो एक उथल पुथल भरा प्रभाव पड़ता उसको रोकने में या उसको टालने में उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। तो यह भी एक बहुत बड़ी आलोचना सामने आती है नारी शक्ति वंदन अधिनियम की कि आखिर यह कानून तुरंत ही लागू क्यों नहीं किया गया, इसे भविष्य के लिए क्यों टाला गया।
कई बार यह तर्क दिया जाता है कि महिलाओं को राजनीति में आरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है, और यह वह तर्क है जो कि आज़ादी के समय भी जारी था। और यह कहा जाता है कि उनकी राजनीति में सक्रियता बढ़ाने की ज़रूरत है। हर राजनीतिक दल का महिला मोर्चा भी सक्रिय है। लेकिन इन सब चीज़ों से महिलाओं के प्रतिनिधित्व में खास वृद्धि नहीं हुई है। यहाँ मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण तर्क रखना चाह रहा हूँ, जो कि कंचन चंद्रा ने प्रस्तुत किया है। कंचन चंद्रा का यह तर्क है कि असल में भारत की राजनीति में महिलाएं जो सक्रिय हुई हैं, उसमें वंशवाद के कारण या वंशवाद के लाभ के कारण राजनीति में सक्रिय हुई महिलाएं ज़्यादा हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जो नेता, महिला नेता अब किसी बड़े नेता की पुत्री है, उसके भीतर योग्यता की कमी थी, लेकिन इससे उसे लाभ हुआ। ऐसे महिलाओं की संख्या बहुत कम है या तुलनात्मक रूप से कम है, जिनका कोई पारिवारिक राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। अगर आप बड़े नेताओं को देखें या सांसदों को देखें जो महिला सांसद चुनकर आई हैं, तो उनमें भी आपको यह संख्या नज़र आएगी। ऐसे नेता, ऐसे युवा नेता या ऐसे सीनियर नेता नज़र आएंगे जो असल में किसी राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं। तो ये एक तरीके से कंचन चंद्रा इसे वंशवाद का एक सकारात्मक पक्ष बताती हैं कि भाई वंशवाद के कारण कम से कम महिलाएं राजनीति में आ पाती हैं। और अगर आप हमारे देश के बड़ी नेताओं को भी देखें तो आप पाएंगे कि अपनी योग्यता के बावजूद वो राजनीति में ज़्यादा मजबूती से इसलिए अपना स्थान बना पाएँ कि वे या तो किसी बड़ी नेता की पत्नी हैं या उनके पिता राजनीति से जुड़े रहे हैं। निश्चित रूप से इसके अपवाद भी हैं, मायावती इसका अपवाद है, ममता बनर्जी इसका अपवाद है, लेकिन आमतौर पर हम देखेंगे कि जो महिलाएं राजनीति में सक्रिय हैं, सफल हैं, आगे आई हैं, वो पारिवारिक विरासत के माध्यम से ज़्यादा सफलतापूर्वक ऐसा कर पाई हैं और उनकी अपनी योग्यता भी रही है, जिसके कारण से वो बिल्कुल एक मजबूती से अपना पाँव जमा पाई हैं। तो इस लिहाज से अगर सामान्य परिवारों की महिलाओं को आगे बढ़ाना है या राजनीति को उनके लिए एक अच्छी जगह बनानी है, तो आरक्षण एक कारगर कदम हो सकता है। हालांकि इस बात की संभावना भी है कि अगर आरक्षण वास्तविक अर्थों में लागू हो जाता है, महिला आरक्षण, तो कम से कम कुछ समय तक यह स्थिति रहेगी कि एक जो पुरुष नेता है उसी के परिवार के किसी सदस्य को टिकट मिले। मिसाल के तौर पर एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि मैं नई दिल्ली से सांसद हूं और अगर मेरा सीट आरक्षित हो जाएगा तो उसके बाद वो मेरे ही परिवार के किसी महिला नेता को दिया जाएगा। तो ये कुछ समय तक प्रवृत्ति जारी रह सकती है, लेकिन राजनीतिक दलों पर दबाव बनाकर और जागरूक महिलाओं को सामने लाकर इस प्रवृत्ति पर धीरे धीरे अंकुश लगाया जा सकेगा और महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राजनीति में आ पाएंगी। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर हम अपने वास्तविक लोकतंत्र को ज़्यादा सब्सटेंशियल बनाना चाहते हैं, तो महिलाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ना होगा, उन्हें राजनीति में भागीदारी देनी होगी, उन्हें राजनीति में प्रतिनिधित्व देना होगा, राजनीति के महत्वपूर्ण मुद्दों के पर उनके विचारों को तरजीह देना होगा और इसके साथ-साथ जो महत्वपूर्ण पद हैं, वहाँ भी महिलाओं को स्थान देने की ज़रूरत होगी। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो लोकतंत्र जो है वो एक हद तक पुरुष वर्चस्व का क्षेत्र ही बना रह जाएगा। अगर हम निष्कर्ष के रूप में कुछ बिंदुओं को रखें, तो हम यह कह सकते हैं कि हमारे देश में धीरे-धीरे करके जो महिलाओं की प्रतिनिधि निकाय में आरक्षण पर एक सहमति बनी और यह माना गया कि यह एक सकारात्मक कदम है। जब स्थानीय स्तर पर इन आरक्षणों को लागू किया गया, तो उसके कुछ अजीब से नतीजे भी सामने आए, लेकिन मोटे तौर पर या एक बड़ी पिक्चर को अगर हम देखें, तो हम यह कह सकते हैं कि महिला प्रतिनिधित्व के संदर्भ में, महिलाओं को राजनीतिक रूप से सक्रिय बनाने के संदर्भ में और महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के संदर्भ में इस आरक्षण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिला आरक्षण विधेयक जो है वो संसद में कई बार लटकता रहा, लेकिन 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो चुका है और इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। लेकिन इस जो पूरा आरक्षण का प्रावधान है, उसमें ओबीसी महिलाओं को के लिए अलग से उपकोटा ना बनाना और इसके क्रियान्वयन को भविष्य के लिए छोड़ देना एक सीमा के रूप में सामने आता है, जिसके बारे में यह कहा जा सकता है
कि यह एक अनिश्चितता की स्थिति को भी इस मामले में उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि यह तय नहीं है कि यह आरक्षण कब लागू होगा। लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह आरक्षण अगर वास्तविक अर्थों में लागू हो जाता है, तो वो भारतीय राजनीति की प्रकृति को बदल देगा। यह राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाएगा, उनका सशक्तिकरण करेगा। मुझे ये उम्मीद है कि आज की अपनी इस चर्चा से मैं आपको भारत में जो महिला आरक्षण के बारे में एक सोच है, राजनीतिक संस्थाओं में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए, उनके लिए सीटों को आरक्षित करने के विचार की जो यात्रा है, उसकी एक जानकारी दे पाया होऊँगा। मेरी ये कोशिश रही है कि उससे जुड़े हुए तमाम पहलुओं को और वाद-विवाद की अलग-अलग धाराओं को मैं आपके सामने रखूँ और जो मौजूदा स्थिति है, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, उसकी एक सामान्य रूपरेखा की समझ भी मैंने आपको देने की कोशिश की। मैं अपनी इस चर्चा को यहीं पर विराम देता हूँ और मुझे ये उम्मीद है कि यह पूरी चर्चा आप सब लोगों के लिए उपयोगी साबित हुई होगी। नमस्कार। Hello, good morning everybody. I am Raghunandan Sengupta. So, I will just give you a very brief excitement area of finance, which is quantitative finance, and that has a huge market starting around about 10 years back, and it is exploding exponentially. So, what do we mean by quantitative finance? Quantitative finance is actually the application of different mathematical and statistical techniques in the area of financial markets, be it say for example derivative pricing, be it in the area of say for example portfolio management, be it in the area of asset liability management, be it in the area of portfolio management. We see that the application has exploded in such a way that there is a huge opportunity for people who have a quantitative background in mathematics and statistics. They can utilize those in the area of finance, but obviously with some prior knowledge of finance as a subject. Now, when we say about quantitative finance, as I said, it is an area of applied mathematics and statistics applied in financial markets. Use of different areas, if somebody is interested to know, we have stochastic calculus, we have derivative pricing, we have operation research, we have quantitative techniques like differential equations, stochastic calculus, time series, and they are heavily used in the area of quantitative finance as I mentioned. Now, we all know that in 1997 the Nobel Prize in Economics, so it is basically the Nobel Memorial Prize in Economics was given to the work of Merton and Scholz in the area of derivative pricing, and after that there has been an exponential increase in the area of quantitative techniques in quantitative finance and in the area of different type of derivative pricing. With the advent, moreover with the advent of high ended and sophisticated computing data, big data has come in a very big way, where application areas starting from computing, from different type of algorithm design have been taken up in such a big way that nowadays at least we are able to understand that how high frequency data algorithm trading can be utilized using the concept of quantitative finance in the area of finance as such. But there is a flip side also, obviously when there is a huge amount of development. So, obviously due to some regulation errors or something, there has been some pitfalls, which I think is should be a bullet point for people who are really interested to take up quantitative finance, they should be aware. So, consider the financial crisis in 2008 and later on, and we are seeing different banks are failing, different financial institutions are facing a problem, countries are facing a problem like in Europe, in USA. So, what should be done? So, the main thing is that
even if you know the technique, is best for people who are investors, who are private players, organizations like banks, governments should use these techniques in a very somber manner, such that the application areas of quantitative finance using the techniques which we learned can be utilized in the best possible way to garner the overall the in depth knowledge a person has in trying to utilize these quantitative techniques in finance. And I am sure that people who have the background, who have the knowledge, who have the sophistication, who have the knowledge of the society can definitely use quantitative finance in a very big way in trying to make their mark in this exciting field, which you are going to see in years to come. And I am sure it will be a very exciting learning tool for all the participants who will take quantitative finance as a subject in years to come. Thank you, and I wish all the participants all the best and best of luck for the programs they will take. Thank you.